students, myself Suraj Kumar, Biofaculty from Brightline Institute. प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने 11th बायो का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट कर दिया था और चैप्टर स्टार्ट करने के साथ ही हमने फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का व्हाट इज लिविंग भी कवर कर लिया था। तो यदि मैं एक बार क्विक रिकैप करूं तो व्हाट इज लिविंग में हमने क्या पढ़ा था। तो व्हाट इज लिविंग के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिए थे और उन सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस किया था, जिसको डिस्कस करने के बाद हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनके हेल्प से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं और उन्हें हमने नाम दिया था डिफाइनिंग फीचर। तो इससे हमें ये पता लग गया था कि आखिर हम एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के लिए कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो यूज करेंगे जो दोनों को डिस्टिंक्ट कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक जो कि है बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी को हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डायवर्सिटी का क्या मतलब है, तो यहाँ पे डायवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस। अब यहाँ डिफरेंस इन लिविंग वर्ल्ड का क्या मतलब है? तो डिफरेंस इन लिविंग का वर्ल्ड है कि जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखते हो तो आपको डिफरेंट शेप, साइज, कलर के जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं या डिफरेंट टाइप के एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करूं जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फिर मैं बात करूं जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के जो कि ब्लू व्हेल, और अगर लैंड का करूं तो एलिफेंट, तो इनमें कितना डिफरेंस है। ऐसे अगर एक बर्ड की बात करूं और एक एंट की बात करूं यानी चींटी की, तो कितना डिफरेंस है। तो यानी हम कह सकते हैं कि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो इसीलिए ये हमें टॉपिक कवर करवाया जा रहा है डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो डायवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड को अगर मैं एक टर्म दे दूं तो उसको कहते हैं बायो डायवर्सिटी, जो दो चीजों से मिलकर बना है। बायो मीन्स लिविंग और डायवर्सिटी मीन्स डिफरेंस। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? डिफरेंस, इसको अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिखूं, डिफरेंस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यानी समझ आ गया कि बायोडायवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये डिफरेंसेस उनके साइज में, शेप में, कलर में, हैबिटेट में, ठीक है। तो बहुत सारे क्राइटेरिया को लेकर ये डिफरेंस की बात की गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इस अर्थ पे कितने डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज प्रेजेंट है, तो ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये क्या है कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और ऑल्टर होते रहते हैं। क्योंकि जिस समय पे मैं बात कर रहा हूं उस समय पे कई ऐसे स्पीसीज होंगे जो एक्सटिंक्ट हो गए होंगे और कई ऐसे नए स्पीसीज भी होंगे जो डिस्कवर्ड हो गए होंगे। तो जो आपकी एनसीईआरटी बताती है उसकी बात करते हैं। तो एनसीईआरटी बताती है कि नंबर ऑफ स्पीसीज नॉन एंड डिस्क्राइब्ड जो है वो कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन। अब 1.7 to 1.8 मिलियन का मतलब क्या है? 17 लाख से 18 लाख के बीच में जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो नॉन एंड डिस्क्राइब है। और ये कब के लिए बता रहे हैं? जब एनसीईआरटी आपकी प्रिंट हुई होगी तब तक ये था। अभी तक तो काफी वेरिएट कर गया होगा, लेकिन आपको एक अप्रोक्स या रफ फिगर जो है वो याद रखना है। बाकी अगर कोई बात करे बायोडायवर्सिटी से आप क्या समझते हो, तो आप कह देना नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है। तो अगर आपसे बायोडायवर्सिटी की बात की जा रही है तो उसमें आपको क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि कितने नंबर हैं और टाइप्स हैं ऑर्गेनिज्म के जो कि प्रेजेंट है अर्थ पे। तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो ये कि साइंटिफिक प्रोसीजर क्या है इन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने का। यानी कि अब सीधी सी बात है कि अगर डायवर्सिटी है या इतने डिफरेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर,
तो सबके बारे में जान पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर कोई एक पार्टिकुलर जानना चाहता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में एक सिस्टमैटिक तरीके से, तो ऐसा क्या चीज किया गया है कि हम उस प्लेस तक पहुंच जाएंगे जहां पे हम इजीली स्टडी कर सकते हैं ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो इसके लिए कुछ साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो किए गए हैं, जिसमें पहला है कि आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जैसा कि नाम ही है, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के अंदर, फिर जो है उसको नाम दिया जाता है नोमेनक्लेचर, ठीक है, और फिर लास्ट में उसे क्लासिफाई कर दिया जाता है यानी क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ये तीनों चीज जिस ब्रांच के अंदर बायोलॉजी के आती है उसे कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो अगर आपसे कोई पूछे टैक्सोनॉमी क्या है, तो टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एसेट्रा, ठीक है। तो यहां पे मैं अगर टैक्सोनॉमी को आपके लिए डिफाइन कर दूं, टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां पे आप कर सकते हो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ, तीनों चीज लिख दो, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और लास्ट है क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि बायोडायवर्सिटी के अंदर यानी बहुत सारा डिफरेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है। अब इतना ज्यादा डिफरेंस है तो इसको स्टडी करने के लिए तो कोई चीज होनी चाहिए जो इसे आसान कर दे इसकी स्टडी को। तो उसके लिए जो स्कॉलर्स थे यानी पढ़े लिखे लोग थे उस समय के, जिसे टैक्सोनॉमिस्ट कहेंगे, जो रिलेटेड टू काम करते हैं क्लासिफिकेशन वगैरह, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक साइंटिफिक प्रोसीजर फॉलो किया। अब ये साइंटिफिक प्रोसीजर क्या था कि पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किए जो न्यू स्पीसीज मिलते रहे, फिर उसको जो है नाम दिया नोमेनक्लेचर, यानी उसके बाद उसे क्लासिफाई किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देख के डिफरेंट कैटेगरीज में, जो कि हम जो थर्ड हमारा टॉपिक होगा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंदर पढ़ेंगे। तो इन तीनों को फॉलो किया और ये जो ब्रांच है जिसमें हम इन तीनों की पढ़ाई करते हैं उसे कहा जाता है टैक्सोनॉमी। तो इसे करने के बाद हम उस जगह पे ऑर्गेनिज्म को रख पाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जहां से कि हम इजीली उसकी स्टडी कर पाते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। तो अब आगे चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमें अब टॉपिक पढ़ना है वो आइडेंटिफिकेशन। अगर आपसे कोई पूछे आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो एक बहुत ही जनरल वे में आपको समझाता हूँ कि घर पर जब कोई भी बेबी का जन्म होता है यानी बॉर्न होता है, तो सबसे पहले घरों में देखा होगा कई घरों में पंडित जी बुलाए जाते हैं। तो पंडित जी क्या कर रहे होते हैं, तो पंडित जी जो है उसका एक बार कैरेक्टर वगैरह देख के यानी उसे आइडेंटिफाई करते हैं, और यदि वो ज्यादा आपको हेल्दी दिखाई देता है तो इसका नाम भोलू, गणेशा कुछ भी रख दो। अगर ज्यादा बुद्धिमान दिखाई देता है तो इसका ज्ञानेश नाम रख दो। तो ऐसे करके वो क्या करते हैं कि नॉर्मली सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई का मतलब आपको यही याद रखना है कि जीव को पहचानते हैं और किस उसके कैरेक्टर्स को चेक करते हैं और फिर उसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। यानी उसको चेक कैरेक्टर करके उसे डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और ये किसके अंदर आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन के अंदर। अब आइडेंटिफाई हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यानी वो पहचान लिया गया, तो वो पहचाना जिस ढंग से है उस बेसिस पे उसका एक नाम दिया जाता है, तो उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, ठीक है, नाम देना या नामकरण। तो अब नोमेनक्लेचर जो है वो दो तरीके से हुआ स्टार्टिंग में।
एक वर्नेकुलर और बायनोमियल। अब वर्नेकुलर और बायनोमियल में क्या डिफरेंस है? तो वर्नेकुलर जो है वो रीजनल या लोकल नेम है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी वेजिटेबल है, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं कि पटेटो। अब पटेटो इंग्लिश में है, हिंदी में आलू है, और कई जगहों पे इसे जो है वो भटाटा भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा भटाटा, आलू, पटेटो, तो ये रीजनल या लोकल नेम है। तो ऐसे नेम्स को वर्नेकुलर नेम कहते हैं। और ये क्या होते हैं? प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस डिफर या वेरी। यहाँ पे कह सकते हो प्लेस टू प्लेस जो है ये वेरी करते हैं, ठीक है। तो इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन क्योंकि हो सकता है कि भटाटा अगर मेरे को कोई कहे, अगर मैं नहीं जानता होता तो मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि मुझे तो पटेटो और आलू पता है। और ऐसे ही अगर जहां पे भटाटा कहते हैं जैसे महाराष्ट्र में, वहां पे आलू कहेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे, तो काफी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। और मिसलीडिंग, यानी कि हमें बेसिकली जो है इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाती। तो इस कारण से जो वर्नेकुलर जो नॉमेनक्लेचर था उसको हटा के बायनोमियल नॉमेनक्लेचर लाएगा। अब बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है उसे लेके आए कौन? कार्योलस लिनियस, ठीक है। तो कार्योलस लिनियस जो है वो क्या है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्योलस लिनियस जो है वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? साइंटिफिक नेमिंग है जिसे हम टू टर्म के हेल्प से, बाय मतलब क्या होता है? टू, और नॉमियल मींस टर्म, या जिसमें दो कंपोनेंट हो, ऐसे नाम को बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो इसको लेके आए। अब इस नाम से फायदा क्या हुआ कि नॉर्मली जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसका नाम दिया गया है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नेम से जाना जाने लगा। तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होती थी और ना ही कोई मिसलीडिंग या मिसगाइडेंस होती थी। तो ये जो आपके तरीका था नॉमेनक्लेचर का, ये काफी आगे अच्छा था और अभी तक हम इसी नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर पता चल गया। अब नॉर्मल नॉमेनक्लेचर की अगर डेफिनेशन दूं तो वो क्या है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे दैट particular organism is known by the same name all over the world। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि नॉमेनक्लेचर क्या है? नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सच ए वे दैट पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि नॉमेनक्लेचर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कि हम एक ऐसा नाम देते हैं ऑर्गेनिज्म को जिससे कि पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जा सके, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर समझ आ गया। अब यहाँ पे दो टर्म आपको याद रखने हैं, एक ICBN और एक ICZN। तो ICZN और ICBN क्या है? तो ICN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो जो प्लांट्स को, अगर मैं कहूं जो प्लांट्स को नाम देने का काम करती है वो है ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और ICZN जो है सेम है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल के जगह क्या आ जाएगा? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब ये किसको नाम देती है? तो ये देती है एनिमल्स को, ठीक है। तो एनिमल्स के लिए हो गया ICZN और प्लांट के लिए हो गया ICBN। तो यहाँ पे जो है वो हमने नॉमेनक्लेचर कवर कर लिया।
तो यदि आपसे कोई पूछेगा कि नॉमेनक्लेचर क्या है, तो ये एक नेमिंग प्रोसेस है, वो भी साइंटिफिक मैनर में, जिससे कि एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम नेम से जाना जा सके, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब जो साइंटिफिक नेम जो फॉलो किया गया वो कैसा था? बायनोमियल, यानी दो टर्म से बना हुआ। तो इसे देने का काम किसने किया? इसे देने का काम किया, या ये वर्ड जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है वो किसने कॉइन किया है? तो ये है आपके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस। तो ये भी याद रख लेना, हाँ, कार्लस लिनियस। तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए आप समझते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को। तो जैसा कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में आपको पहले ही हिंट दे चुका हूं कि बाय और नॉमियल, बाय का मतलब क्या होता है? टू, और नॉमियल का मीन्स क्या होगा? टर्म। तो यहाँ पे टर्म के जगह पे दो कंपोनेंट आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? दो कंपोनेंट। तो ऐसा सिस्टम ऑफ नेमिंग जो किसके हेल्प से? दो कंपोनेंट्स के हेल्प से नाम देता है उसे, जैसे जीनस और स्पीसी। तो इसको कहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है, तो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है नेमिंग का जो दो कंपोनेंट के हेल्प से नाम देता है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए? जीनस और स्पीसीज। तो ये भी चीज याद रखना कि जीनस को जो है जेनेरिक नेम भी कहेंगे, जेनेरिक नेम कह सकते हैं, और स्पीसीज को स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। तो कई जगहों पे जीनस के जगह पे जेनेरिक नेम यूज किया होगा और स्पीसीज के जगह पे स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो याद रखना। और बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वर्ड जो है वो किसने दिया था? तो एक बहुत ही अगर तो महान साइंटिस्ट थे जिन्हें आप फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कह सकते हो, कार्लस लिनियस। तो कार्लस लिनियस जो थे वो क्या थे? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी क्या चीज है वो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वर्ड दिया था। अब ये जो नॉमेनक्लेचर होता है यानी नेमिंग करने की प्रोसेस होती है, इसके लिए कुछ यूनिवर्सल रूल्स बनाए गए। तो आइए उन रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन, यानी कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम आप देखते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैं लिख देता हूं मैंगी फेरा इंडिका। तो अब ये जो मैंगी फेरा इंडिका है, मैंगो का साइंटिफिक नेम, ठीक है, तो ये किस उसमें है? लैटिन में है। अगर आपसे कोई पूछे कि मैंगी फेरा इंडिका जो है वो किस उसमें लिखा गया है? लैटिन में लिखा गया है। ठीक है, लैटिन में बनाया गया है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो पहला पॉइंट है बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं वो लैटिन में होते हैं एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो कहीं पे भी अगर आप बुक वगैरह में देखोगे तो ये जो है आपको किसमें लिखे मिलेंगे? लैटिन को इटैलिक्स में, मैंगी फेरा इंडिका। अब आप कहोगे कि ये इटैलिक्स मींस, तो आपने देखा होगा कभी भी आप कंप्यूटर या मोबाइल यूज करते हो तो उसमें इटैलिक्स फॉन्ट आता है। तो इटैलिक्स फॉन्ट क्या होता है? तो इटैलिक्स फॉन्ट जो होते हैं वो थोड़े से जो है राइट की तरफ टिल्ट होता है। अगर मेरी तरफ देख रहे हो तो राइट की तरफ थोड़े से टिल्ट होकर लिखे होते हैं। तो ये चीज है। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि सारे बायोलॉजिकल नेम जो हैं वो लैटिन में बने हैं। ठीक है, ये नहीं फर्क पड़ता कि उनका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, उन सबको लैटिन में बनाया गया है। और दूसरा कि जब भी वो किसी बुक वगैरह में रिटर्न होते हैं तो किस उसमें होते हैं? फॉन्ट में, इटैलिक्स में। तो ये चीज याद रखना। दूसरा है कि फर्स्ट वर्ड इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, फर्स्ट वर्ड इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर रिप्रेजेंट जीनस व्हाइल सेकंड कंपोनेंट स्पीसीज। तो ये जो आप देखोगे कि इसमें दो कंपोनेंट है, एक और दो। तो पहला वाला जो है वो जीनस है, ठीक है, जीनस को डिनोट कर रहा है, और दूसरा जो है वो स्पीसीज को। तो ये क्लियर है। तो यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट समझ लिया। अब तीसरा पॉइंट जो दिया गया आपके एनसीईआरटी में नॉमेनक्लेचर के रूल्स में वो क्या है? हैंड रिटन। जब हम इसे हाथ से लिखेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं कि जब हम कोई नोटबुक में अगर लिख रहे होंगे बायनोमियल,
नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं उसके तहत नेम या कोई भी बायोलॉजिकल नेम लिख रहे होंगे तो वहां पे हम इटैलिक्स तो हर कोई लिखना जानता नहीं है, तो उस समय पे हम इसके लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए कि लैटिन में है, हम क्या करते हैं कि इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। तो ये देखो अंडरलाइन करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन यानी कि जीनस को अलग करेंगे, स्पीशीज को अलग करेंगे, इन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके हैंड रिटन, यानी जब हाथ से लिखे जाएंगे, तो हाथ से जब मैंने अभी बोर्ड पे लिखा तो वहां पे मुझे तो इटैलिक्स हो सकता है लिखना ना आता हो, ठीक है, तो उस समय पर हम इसे क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में, अब प्रिंट करते वक्त हम इटैलिक्स कर सकते हैं, और उसमें तो फॉन्ट होते हैं अलग अलग, क्योंकि वो क्या होते हैं कि डिजिटल तरीके से मशीनाइज्ड होते हैं, तो वहां पे हम इटैलिक्स फॉन्ट में उसे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करेंगे इटैलिक्स में और हाथ से लिखेंगे तो उसे सेपरेटली अंडरलाइन कर देंगे। तो ये जो इटैलिक्स में प्रिंट होना हो गया, या हमारे हैंड से अब जब लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन होना हो गया, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा होगा, ये इंडिकेट कर रहा होगा उसके लैटिन ओरिजिन को, कि वो लैटिन में बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे कोई पूछ लेगा कि रूल जो आपका थर्ड है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ये क्या बता रहा है, तो आप कहोगे कि जब हम हैंड से लिखेंगे तो हो सकता है हमें इटैलिक्स ना आता हो, तो हम उसे क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। पूछा जाएगा क्यों, तो आप कह देना जिससे कि हम उसके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट कर सके। और अगर कहीं पे प्रिंट होके आएगा, जैसे हमारी बुक में प्रिंट होके आता है, तो वहां पे जो है वो क्या किया जाएगा, इटैलिक्स में प्रिंट हो रखा होगा, और वो इटैलिक्स में प्रिंट क्यों होगा, फिर वही लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ है, जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर व्हाइल स्पीशीज स्टार्ट विद स्मॉल, यानी जीनस जो है, यानी पहला जो आपका वर्ड है वो जीनस होता है, तो वो किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल से। तो देखो एम जो है वो कैपिटल में, ठीक है, और जो स्पीशीज है उसका पहला अल्फाबेट जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल। तो ये भी क्लियर रखना है कि जो जीनस है वो उसका पहला अल्फाबेट जो होगा वो एक कैपिटल लेटर होगा, और जो स्पीशीज होगा उसका पहला लेटर जो होगा वो स्मॉल होगा। तो मैंगीफेरा का एम और इंडिका का आई, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंगीफेरा का एम कैपिटल होगा और इंडिका का आई जो है वो स्मॉल लेटर होगा। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, वो है नेम ऑफ साइंटिस्ट हु नेम्ड रिटन एट लास्ट, यानी कि जो बायोलॉजिकल नेम बने हैं, तो वो बायोलॉजिकल नेम जिसने बनाया है उस साइंटिस्ट का नाम या टेक्सोनोमिस्ट का नाम जो है वो बायोलॉजिकल नेम के लास्ट में आता है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका जो है वो लिनियस ने बनाया था, तो लिनियस का जो LINN है वो मैंगीफेरा इंडिका के लास्ट में लग जाएगा। तो ये है प्रॉपर तरीका बायोलॉजिकल नेम लिखने का। तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्या है यूनिवर्सल रूल जो बनाए गए हैं नॉमेनक्लेचर को लिखने के लिए, तो आप कह देना कि सारे बायोलॉजिकल नेम लैटिन में होते हैं, लेकिन उसे रिटर्न किया जाता है इटैलिक्स में, और इटैलिक्स यानी टिल्ट फॉन्ट होता है राइट हैंड की साइड। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कि पहला कंपोनेंट जो होगा इसका वो जीनस होता है, दूसरा स्पीशीज होता है, और तीसरा कि जब इसे नॉर्मली हैंड रिटन करेंगे तो वहां पे इसे हम क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और जब इसे प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे। और ये दोनों काम किस लिए किए जाएंगे, इसके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए। फोर्थ, जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा जीनस का वो कैपिटल होगा, और जो फर्स्ट अल्फाबेट या फर्स्ट लेटर जो होगा स्पीशीज का वो स्मॉल होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एम कैपिटल है और आई स्मॉल है। ठीक है, और लास्ट कि यदि आपके इसके साइंटिस्ट का नाम हमें लिखना होगा, तो जो जिसने इसे डिस्कवर किया होगा या जिसने इसे नाम दिया होगा उनका नाम सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो इसका एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं, जैसे पैंथ्रालियो। पैंथ्रालियो इसका साइंटिफिक नेम है लॉयन का। तो पैंथ्रालियो का जो पी है वो कैपिटल है और जो एल है वो स्मॉल है, यानी कि पैंथ्रा जीनस है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर है पी वो कैपिटल, और स्पीशीज लियो है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल। और मैंने क्योंकि इसे हैंड रिटन किया है तो इसे सेपरेट करूंगा अंडरलाइन से, और इसे लिनियस ने ढूंढा है तो LINN लगा दूंगा। ठीक है, अगर ये प्रिंट होके आया होता तो फिर ये इटैलिक्स में होता, जैसे बुक में होगा, तो ये थोड़ा सा टिल्ट करके लिखा होगा पैंथ्रा
और यहाँ पे लियो टेढ़ा टेढ़ा करके, ठीक है। और फिर अंडरलाइन से सेपरेट नहीं होता, एनसीईआरटी में कहाँ है अंडरलाइन हो गए सेपरेट, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर और उसके यूनिवर्सल रूल। तो होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा, तो इसे नोट डाउन करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो है हमने आइडेंटिफिकेशन समझ लिया, नॉमेनक्लेचर समझ लिया। अब जो थर्ड साइंटिफिक प्रोसीजर आपको बताया था जो हमारी स्टडी को इजी कर देगा अबाउट नोइंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो है क्लासिफिकेशन। तो अगर मैं पूछूं आपसे क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा टर्म है जो आप डे टू डे लाइफ में कई जगहों पे देखते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो और आप कहते हो कि आपको जो है वो सोप दे, वो भी बाथ सोप दे जिससे आप नहाओगे, तो क्या वो आगे कहीं पे भी ढूंढने लग जाता है या फिर कोई एक स्पेसिफिक जगह पे जाता है ढूंढने के लिए? तो आपने देखा होगा कि वो एक स्पेसिफिक जगह पे जाता है जहां पे कि उसे इजीली जो है वो सोप मिल जाता है। तो उसने क्या किया होगा, इस पे बात करते हैं। उसने पहले देखा होगा कि जिस चीज की डिमांड करेगा कस्टमर, ठीक है, तो उसकी जो यूज है वो क्या है। तो जैसे एग्जांपल के लिए जो साबुन था वो नहाने के काम में आता है, तो बेसिकली जो उसका ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर था वो ये था कि वो नहाने के काम में आने वाला है। तो उसने उस कैरेक्टर को देख के उसे कैटेगराइज कर दिया सोप के उसमें। तो उसमें जितने नहाने वाले सोप होंगे वहां पे रखा होगा। जब आपने उससे डिमांड की कि आपको नहाने वाला एक सोप दे देने के लिए, जैसे लक्स, डिटॉल, लाइफबॉय, कोई भी आपने कहा होगा, तो वहां पे जो है उसने सिर्फ उस पार्टिकुलर कैटेगरी में गया जहां पे किसी सोप थे और उसको उसने निकाल लिया। तो इसी को कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड कर दिया जाता है इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, यानी कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देख के, कैरेक्टर्स, ठीक है। तो कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को देख के ग्रुप कर देना, ठीक है। अभी ग्रुप किसी भी चीज को की जा सकती है तो उसे कहा जाता है क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो ये हमारे टाइम को जो है वो काफी बचा लेता है, स्टडी जो है हमारी इजी हो जाती है। अगर बायो की लैंग्वेज में कहूँ तो आगे आने वाले चैप्टरों में हम इन्हीं क्लासिफिकेशन के हेल्प से जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में इजीली जान पाएंगे। तो यहाँ पे ये समझ आ गया। अब अगला जो चीज है वो जानना है कि जो कैटेगरीज होते हैं इनको साइंटिफिक टर्म में क्या कहा जाता है। तो इन्हें साइंटिफिक टर्म में टैक्सा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैक्सा, ठीक है। तो बहुत सारे कैटेगरीज होंगे तो उन्हें साइंटिफिक टर्म में बोला जाता है टैक्सा। तो इस चैप्टर के अंदर हमें डिफरेंट टैक्सास के बारे में जानना है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। और इसी का सिंगुलर वर्ड अगर कहूं टैक्सा का, तो टैक्सा का सिंगुलर वर्ड जो है, ठीक है, वो है टैक्सॉन, ठीक है। तो टैक्सॉन सिंगुलर वर्ड है टैक्सा का। मेनली एक कैटेगरी या एक यूनिट जो हम क्लासिफिकेशन की लेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? टैक्सॉन। तो ये क्लियर है। तो क्लासिफिकेशन कुछ भी नहीं था, ग्रुप करना था लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, कुछ कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। तो यानी कुछ दिखने वाले कैरेक्टर को देख के ग्रुप कर देना कैटेगरीज के अंदर ही क्लासिफिकेशन है। अब आते हैं सिस्टमैटिक पे। तो अगर आपसे कोई पूछे सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक भी एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है स्टडी ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड रिलेशन अमंग ऑर्गेनिज्म। यानी डाइवर्सिफिकेशन यानी कैसे डिफरेंसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उनके बीच क्या रिलेशन है इसके ऊपर। तो अगर आपसे कोई पूछे सिस्टमैटिक क्या है, तो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डाइवर्सिफिकेशन और रिलेशन अमंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करवाता है। और तो और इसमें आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी अगर आपसे कोई पूछे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधे से कह सकते हो कि नॉर्मली हम हो गए, ठीक है, ह्यूमंस हो गए और गोरिल्ला हो गए, तो हम दोनों के अंदर काफी सिमिलरिटी है। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स रहे होंगे वो अब कहते हो कि काफी नए हैं, यानी हमें ज्यादा पीछे नहीं जाना पड़ेगा पास्ट में।
तो इस ढंग से जो स्टडीज होती है इस बेसिस पे, ठीक है, और फिर बाद में उसको क्लासिफाई किया गया होगा, तो इसे कहते हैं सिस्टमैटिक्स। तो इन्होंने सिस्टमैटिक और टैक्सोनॉमी जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, तो बाद में सिस्टमैटिक जो है उसने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले जो है स्टडी की डाइवर्सिफिकेशन की और रिलेशनशिप की डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच, या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोल दो। बाद में जब कुछ कॉमन वगैरह लिंक मिला तो फिर इन्होंने क्या किया कि उसे आइडेंटिफाई करना भी शुरू कर दिया, फिर उसका नाम देना भी शुरू कर दिया और उसे क्लासिफाई करना भी शुरू कर दिया, जैसा कि टैक्सोनॉमी में होता है। तो ये था सिस्टमैटिक। तो आज की लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके अपने थर्ड टॉपिक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी को। तब तक के लिए बाय।